दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सुदीप। सुदीप, हेलो। हाय, अपनी टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए। हाँ जी, कम कर दिया मैंने। बताइए सर, क्या करते हैं, कहाँ पर हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मैं मुजफ्फरनगर यूपी का रहने वाला हूँ और मैं अभी टीसीएस में वर्किंग कर रहा हूँ, जॉब करता हूँ और मैंने यूटीआई के म्यूचुअल फंड ले रखे हैं। तो मैम, मुझे थोड़ा सा बस इसके लिए जानना था कि जो मैं म्यूचुअल फंड यूज कर रहा हूँ कि ये सही है कि नहीं है, मैं इन्हें कंटिन्यू करूँ कि नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है अभी। कब निवेश किया था और इन्हीं दो में क्यों किया? यूटीआई फ्लेक्सी कैप, यूटीआई मास्टर शेयर यूनिट स्कीम की आप बात कर रहे हैं ना? जो हमारे आसपास जो ब्रोकर रहते थे, मुझे उन्होंने यही प्रीफर किए थे। तो मैं, जब ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे शेयर मार्केट के बारे में, तो उन्होंने जो मुझे प्रीफर किया था मैंने वो ले लिए थे और मैं अभी से लगभग 2 साल, एक साल 8 महीने हो चुके हैं। तो मैं चला रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है। जब निवेश करने को कहा था तब रिसर्च की थी आपने थोड़ी सी? नहीं, मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैं नहीं कर पाया। तो आपके बहुत अच्छे जान पहचान वाले अजीज परिचित लगते हैं कि आपने उनकी बात तुरंत मान ली है ना? हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे किसी फ्रेंड ने बताया था, उसने भी उन्हीं से जो है हेल्प लेके म्यूचुअल फंड ले रखे थे, तो मैंने भी वहीं पे निवेश कर दिया था अपना। चलिए, आपकी मेहनत की कमाई है, थोड़ा सतर्क रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। बहरहाल अच्छा किया आपने अपना सवाल हमें भेजा। अमित, फंड्स अपने आप में बुरे नहीं हैं देखा जाए तो, लेकिन मुझे दरअसल अटपटा लगा इनकी अप्रोच, क्योंकि इन्होंने किसी के बात में आकर, भले ही कितने भी आपके परिचित शख्स हों, आप अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हैं और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा होमवर्क करें। जिसमें आपको पैसे लगाने की बात कही जा रही है उसके बारे में लोगों से पूछें, जांचें, परखें और उसके बाद पैसे लगाएं। बहरहाल बताएं, यूटीआई फ्लेक्सी कैप और यूटीआई मास्टर शेयर यूनिट स्कीम इनके पास है। आपने ठीक शुरुआत दी कविता इसके आंसर की। सुदीप को डेफिनेटली होमवर्क करना चाहिए क्योंकि उसका हार्ड अर्न मनी है और सुदीप ने शायद ट्राई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू किया, तो जितना असेसमेंट करेंगे उतना अच्छा है। सुदीप, आपको ये देखना चाहिए कि फंड के कॉम्पिटिटिव फंड्स कौन से हैं जो फंड को कंपटीशन देते हैं और उनकी रैंकिंग क्या है। बहुत सी थर्ड पार्टी फंड असेसमेंट वेबसाइट्स हैं जहां पे आप फंड की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं और इसके कॉम्पिटिटर्स क्या डिलीवर कर रहे हैं रिटर्न्स एनुअलाइज्ड वे में और ये क्या रिटर्न कर रहा है। दूसरा, आपको इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर समझना चाहिए कि आपके पास विदाउट कमीशन वाले डायरेक्ट प्लान ऑप्शन है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में, आप उनको एक्सप्लोर कीजिए। तीसरा, ऑफ कोर्स किसी प्रोफेशनल से वैलिडेट कीजिए या अच्छे अच्छे टीवी शोज देखिए जहाँ पे हम लोग फंड रिकमेंडेशंस करते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। ये तो हो गया सिलेक्शन का सजेशन। अब मैं आपको दूसरा सजेशन दूंगा, वो आपके पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। 2 पार्ट्स हैं उसके। पहला पार्ट कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डेफिनेटली किसी फाइनेंशियल गोल से अटैच कीजिए और वो गोल कितना टाइम दूर है, क्या वो 6 साल 7 साल 8 साल दूर है आज की डेट से? अगर यस तो इक्विटी में रखिए, अगर वो विद इन 4-5 ईयर्स है तो आप फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में रखिए या डेट फंड जिनको हम बोलते हैं उसमें रखिए। दूसरा, आपको ये जो 2 स्कीम्स हैं, मेरा सजेशन ये है सुदीप कि आप इनसे अच्छी और बेटर परफॉर्मेंस देने वाली कुछ और स्कीम्स हैं, जैसे मेरा एसेट लार्ज कैप फंड है या मेरा एसेट फोकस्ड इक्विटी फंड है या एसबीआई ब्लू चिप फंड है या एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड है। ये फंड्स हैं जहां पे आप अपना पैसा लगा सकते हैं। ये दोनों फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं और ये कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। आप इनमें हो सके तो अपनी एसआईपीज यहाँ रीडायरेक्ट कर दीजिए और डायरेक्ट प्लान्स पे जाइए जितना हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ अब फोन लाइन पर हैं दत्तात्रेय। नमस्कार। नमस्कार मैडम। बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने एक 7-8 मेरे म्यूचुअल फंड है जी। उसमें 2018 से चालू किया है एसआईपी एचडीएफसी का और लास्ट ईयर में एडिशनल 4-5 फंड लिए हुए हैं। टोटल 7th एसआईपी है मेरा। ठीक है सर। आपने टोटल एसआईपी कितने अमाउंट की है?
ये आपने 14,000 लमसम भी इन्वेस्ट किया है? यस यस किया है। ये सभी लमसम है कि इसमें कुछ एसआईपी भी चल रही है अलग से? नहीं, एसआईपी चल रही है। उसी एसआईपी में जब डाउन आता है तो मैं 5,000 10,000 वन टाइम पेमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के आप कितना अभी इकट्ठा करना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो से सर? मेरा रिटायरमेंट के लिए और 3 साल बाकी है मुझे, तो एक 20-25 लाख तो चाहिए म्यूचुअल से मुझे, यही इन्वेस्टमेंट से। अभी मेरा टोटल कॉर्पस 12 लाख तक गया है टोटल म्यूचुअल का। मुझे ये बताएं, आपने अभी ये जो अमाउंट हमें बताया है, जो दिया है, ये आपका हर महीने का एसआईपी का अमाउंट है या आपकी फंड की करंट मार्केट वैल्यू है? 14,000 मंथली एसआईपी है। ठीक है, समझ मैं गई। वन टाइम भी इन्वेस्ट करता हूँ उसी फंड में, चलिए, और टोटल कॉर्पस 12 लाख का बन गया है। समझ गए। ठीक है, अर्णव जी बताएं क्या करना चाहिए इनको? इनके पास जो पोर्टफोलियो, तो वो प्योरली इक्विटी पोर्टफोलियो है। अब जबकि इन्होंने अभी बताया कि उनके पास सिर्फ रिटायरमेंट के लिए 3 साल बाकी है, तो अगर हम रिटायरमेंट के गोल के लिए, जो एक बहुत बड़ा गोल है, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी रकम चाहिए लंबे समय के लिए, कभी भी हम जब एक बड़े गोल के पास आते हैं तो हमें 2-3 साल पहले से जो इक्विटी की अमाउंट है वो धीरे धीरे करके डेट में शिफ्ट करनी होती। अब इसमें सवाल ये आता है, क्योंकि आज उनके पास देखिए कॉर्पस 12 लाख का है और उनको चाहिए 25 लाख, विच मीन्स के ये जो अमाउंट है वो उनको डबल करनी है उनके गोल को रीच करने के लिए। लेकिन ये 3 साल में नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें अगर आप इक्विटी का पोर्टफोलियो भी मेंटेन करते हैं तो रिस्क ये भी रहता है कि 3 साल बाद जब रिटायरमेंट आए और तब मार्केट्स डाउन हो, तो आपको आपका जो इक्विटी का एग्जिस्टिंग वैल्यू है उससे भी शायद थोड़ा कम हो जाए। तो इसमें इनके लिए प्लान यही है कि धीरे धीरे करके 1 साल बाद वो अपनी जो अमाउंट है वो डेट में शिफ्ट कर जाए और फिर वहां से अपना जो कॉर्पस बनाए। तो तकलीफ इनको यही होगी कि इनके 25 लाख गोल को 3 साल में अचीव करना डिफिकल्ट है। अगर ये कहते हैं कि मेरे पास एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम है और ये मैं 5-6 साल तक इसको एक्सटेंड कर सकता हूं, तो फिर ये इस प्रकार का इक्विटी पोर्टफोलियो सही है, क्योंकि वो अगले 4-5 साल में धीरे धीरे करके बढ़ के शायद उनके गोल तक पहुंच जाए। दत्तात्रेय जी, कोई सवाल पूछना है आपने? नहीं, यही मैम। और मेरा उसके बावजूद पीपीएफ और पीएफ भी है, तो मैं आगे भी 1-2 साल बढ़ा सकता हूँ, कंटिन्यू कर सकता हूँ एसआईपी। तो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो फिर आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अर्णव जी। अगर वो कंटिन्यू कर सकते हैं तो अच्छा है, वो कंटिन्यू करते रहे इस प्रकार से जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट चल रहा है उस तरह से, ताकि अगर उनको 3 साल में विड्रॉ नहीं करना है तो इन्वेस्टमेंट करना एक बात है, दूसरी बात वो है कि आप पैसे कब विड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 2-3 साल के लिए तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि ये 12 लाख कंपाउंडेड ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स आपको अपने टारगेट से बहुत करीब ले जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक पैकारा का सवाल लेते हैं। ये फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 6 फंड्स को जगह दे रखी है। 15,000 की एसआईपी करते हैं। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी है इनके पास, मेरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप है, मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी और टाटा का इन्होंने S&P BSE इंडेक्स फंड लिया हुआ है, यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स लिया हुआ है। तो जानकारी हमारे पास काफ़ी सीमित है, लेकिन अगले 10 साल में इनको चाहिए 1 करोड़ रुपए। अमित, देखिए, इनको 10 साल में 1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए 40,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। हमें इनकी मार्केट वैल्यू, करंट पोर्टफोलियो के मार्केट वैल्यू का हमें नंबर्स नहीं पता है। मान के चल रहा हूँ कि ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 40,000 की इनको एसआईपी करनी है और ये अभी 1, 2, 3, 8, 10 एंड अनदर 2 12,000 की एसआईपी कर रहे हैं। तो इनके लिए अभी मंजिल काफ़ी दूर है। जो मैंने 40,000 की एसआईपी कैलकुलेट की है वो 14% एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से की है। जो इन्होंने 6 फंड दिए, मैं इनको बोलूँगा कि मेरा एसेट ब्लू चिप को कंटिन्यू करें, इमर्जिंग ब्लू चिप को, एसबीआई फोकस को, टाटा S&P BSE एंड निफ्टी 50 इंडेक्स,
तो इनके पास एक बैलेंस लार्ज कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और एक फ्लेक्सी कैप भी हो जाएगा। और इन चारों स्कीम्स में ये इक्वल प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना हो सकता है सेविंग को बढ़ा के इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं बढ़ पा रहा है तो टेक इट इजी, जब इनकी सैलरी अच्छी हो जाए तब भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा दें। फिलहाल ये 10 साल में 1 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे 12,000 रुपए की मंथली SIP से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हार्दिक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? हार्दिक हाय, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड इवनिंग मैडम, मैं राजकोट से बोल रहा हूँ, राजकोट गुजरात से। बताइए सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ बैंक में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, ओके। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और करंटली मैं SIP टोटल इन्वेस्टमेंट करता हूँ 14,500 की, 14,500 की। और मैंने फंड जो ऑलरेडी बता के रखे हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और फोकस फंड में कर रखा है, और फ्लेक्सी कैप में। तो मुझे खाली ये जानकारी चाहिए कि जो मैंने अभी फंड सिलेक्शन पोर्टफोलियो का है, वो फंड बरोबर है, कंटिन्यू करने की जरूरत है, या उस फंड में कोई बदलाव करने की जरूरत है? और अलग से मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो एज ए NPS कंट्रीब्यूशन भी 12% सैलरी में से, वो तो मेरा अलग से कटता है। ठीक है। तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू हो रहा है, पर ये मैं अलग से अपने हिसाब से एक फंड इकट्ठा करना चाहता हूँ रिटायरमेंट के पर्पज के हिसाब से। समझ गए। अर्नब जी, क्या सलाह होगी? चीजें हैं। पहली बात ये कि इन्होंने जो फिगर दिखाया है अपने गोल के लिए, उसके लिए अगर वो 15,000 पर मंथ का निवेश करते हैं और वो 12% कंपाउंडेड बढ़ता है, तो वो अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। अब आज की तारीख में उन्होंने कहा कि 14,500 ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, तो जो रिक्वायरमेंट चाहिए उससे तो वो बहुत करीब है। लेकिन बात ये है कि जितना समय है रिटायरमेंट के लिए, क्या उस समय के बाद जो अमाउंट इन्होंने टारगेट की तरह से रखा है, क्या वो पर्याप्त होगा ना, क्या नहीं। इसीलिए मेरी सलाह इनसे ये है कि सिर्फ अपने टारगेट को फिक्स करके ना चले, लेकिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहे एज उनकी सैलरी बढ़ती है, ताकि जो इन्फ्लेशन है उसका भी वो ख्याल रख सके। दूसरी बात आती है उनके पोर्टफोलियो की ओर। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इनके पोर्टफोलियो में। एक तो ये है कि इन्होंने SBI के काफी सारे फंड इकट्ठा कर लिए, तो इतने सारे फंड एक ही फंड हाउस के अच्छे नहीं है इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो मेरा इनसे ये सुझाव होगा कि SBI का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है वहां पर से निवेश बंद कर दें, और वो निवेश SBI के फोकस फंड में करें, जो ऑलरेडी इनके पोर्टफोलियो में है और जहां पर अमाउंट हर महीने बहुत कम जा रही है। तो ये एक बदलाव करें। दूसरी बात ये है कि इनके पोर्टफोलियो में एक सेक्टोरल फंड भी है, जो ABSL का डिजिटल फंड है। यहाँ पर भी ये इनके पोर्टफोलियो को आज की तारीख में इतना सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपको उस पे सेक्टोरल फंड है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कब लेना है, कब बेचना है, कब सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो शायद अगर वो नहीं कर सकते तो वहीं से भी वो अपना निवेश हटा सकते हैं। और तीसरी बात यही है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर सिर्फ ये 2 बदलाव करके अपने रकम को बढ़ाते रहे तो इनका गोल अचीव हो जाएगा। दूसरे सब फंड जो है पोर्टफोलियो में वो अच्छे हैं, वो उनको हार्दिक जी, आपने सलाह सुनी, कुछ पूछना है आपने? नहीं मैडम, सेटिस्फाइड हूँ आंसर से। थैंक यू सो मच, अपना सवाल आपने हमें भेजा। और चलिए दर्शकों से हम और जुड़े उससे पहले आपको एक नंबर बता देते हैं जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं 9619873567। इस नंबर पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। आप चाहें तो अपने सवाल लिखित रूप में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अपने सवाल का वीडियो बनाएं और वो वीडियो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। आपकी वीडियो हम टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट करेंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और सवाल म्यूचुअल फंड से जुड़ा हो सकता है, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, टैक्स, लोन, क्रिप्टो करेंसी, जो चाहे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड क्वेरी हमें पूछ सकते हैं इस नंबर पर। चलिए अब हम सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अमित बताएं, क्या है आपका आज का गुरु मंत्र? कविता, आज चिल्ड्रंस डे है, तो मैं आज चिल्ड्रन के पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों से फाइनेंशियल डिटेल्स, मनी मैनेजमेंट की टॉपिक्स या एस्पेक्ट्स
छिपा रहे हैं या इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप उनको एक कमज़ोर इंसान बना रहे हैं। तो मेरा सजेशन सारे पेरेंट्स से सबको अनुरोध है कि आप लोग अपने बच्चों को, चाहे वो किसी भी एज के हों, उनको एक्सपेंस क्या होता है, सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, लोन का ईएमआई क्या होता है, ये ज़रूर सिखाएं। थोड़ा थोड़ा जितना वो समझ सकते हैं उनकी समझ की कैपेसिटी के हिसाब से, और उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना भी सिखाएं जब वो 14-15 ईयर्स के बाद हो जाएं एज अ माइनर, और ऑनलाइन फ्रॉड से भी कैसे बचा जाता है, कैसे ओटीपी झट से शेयर नहीं करना चाहिए, वो सारे एस्पेक्ट सिखाएं। तो टेक्नोलॉजी, मनी मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग, सेविंग एंड अर्निंग, जितना हो सके उनसे थोड़ा बहुत काम कराएं और उनको पॉकेट मनी के कॉन्सेप्ट से अर्निंग सिखाएं। जितनी मनी मैनेजमेंट स्किल्स आप जल्दी बिल्ड करेंगे उतना उनको आप फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर बनाएंगे, एम्पावर्ड बनाएंगे, और उनकी फाइनेंशियल सक्सेस का आप फाउंडेशन ले करेंगे उनके लिए। अर्नब जी, मेरा सिर्फ यही कहना है कि हर एक व्यक्ति को एक बिगर पिक्चर देखना चाहिए, और बिगर पिक्चर ये है कि आप इसमें ना उलझ जाए कि कौन सा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आप ये देखिए कि जो बेसिक पॉइंट है कि आपका एसेट एलोकेशन आपके लिए क्या सही होना चाहिए, इस पर ध्यान दें। उसी तरह क्या आप म्यूचुअल फंड्स के रूट में जाने वाले हो या डायरेक्ट इक्विटीज करने वाले हो, इस पर ध्यान दें। इसी तरह से किस प्रकार के मार्केट कैप में आप निवेश कर रहे हो, उस पर ध्यान दें। हम अक्सर यही देखते हैं कि लोग जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है उस पर ध्यान फोकस करने के और मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आप ये बड़ा पिक्चर देखते हैं और ये डिसीजन सही लेते हैं तो फिर आप अपने गोल्स की तरफ पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि बिगर पिक्चर पर ध्यान दीजिए और वह सही करने के लिए कोशिश कीजिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे और दिव्यज्योति सेन हमारे साथ फोन लाइन पर है। दिव्यज्योति जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। बताइए सर, क्या करते हैं आप? मैं सर्विस करता हूँ। क्या पोर्टफोलियो बनाया आपने अपना? एक्चुअली मेरा 6 पोर्टफोलियो है, मतलब एक निप्पन इंडिया गोल्ड फंड में, दूसरा मेरा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, एक एसबीआई कॉन्ट्रा में है 500 रुपीज का, और पारंपरिक में बाकी सब में 1000 करके, और आपका आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड में है, आईसीआईसीआई टैक्स सेविंग्स, लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग्स में 1000 है, अप्रोक्सीमेटली वही 7000 का समझ गई मैं वो है। हाँ जी, वो मैं लगभग करीब 5 साल से कर रहा हूँ। ओके, 60 तक आपको चाहिए 1 करोड़? जी हाँ जी। और मेरा लोन भी आपके ऊपर? हाँ जी, लोन भी आपके ऊपर? हाँ, मेरा 2 होम लोन्स है, चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 18-19 लाख का। तो वो 2 लोन्स के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होती? ना, कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए, निवेश बढ़ा पाएंगे? हाँ जरूर। और मेरा एफडीज में भी मैंने ऐसा रिकरिंग डिपॉजिट है 2000 करके, और मेरा एफडी में करीब 8-10 लाख रुपया है। ये कब तक मैच्योर हो रहा है? 2026 में। ओके, अमित बताएं। ज्योति, आपका जो अभी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, आप बता सकते हैं? देवज्योति जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, 3.5 लाख करीब। 3.5 लाख है अमित। हाँ जी ठीक है जी, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू लगा रहा हूँ, और इसमें मैं क्विकली इन्होंने 8 लाख की एफडी भी बोला। देवज्योति, अगर आप जीरो से आज स्क्रैच से अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करते तो आपको 23,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ती, 24,000 रुपए की 13 साल में 1 करोड़ जमा करने के लिए। लेकिन आप ऑलरेडी 3.5 लाख म्यूचुअल फंड में जमा कर चुके हैं और आप 8 लाख एफडी में जमा कर चुके हैं। तो अगर मैं ये मान लूं कि बोलिए। एक्चुअली मेरा और भी इन्वेस्टमेंट था जो मैं प्रॉपर्टी में लगा चुका हूँ। अप्रोक्सीमेटली 30 लाख का प्रॉपर्टी है मेरे पास, लोन में कम लिया हूँ, तो वो इन्वेस्ट वहाँ हो गया है। तो प्रॉपर्टी को साइड में रख लेते हैं। क्विकली मैं बताता हूँ, आपके पास आज 11.5 लाख फाइनेंशियल एसेट्स में है। अगर आप एफडी
प्रीमेच्योर तोड़ के म्यूचुअल फंड्स में ले जाते हैं और 14% की एनुअलाइज रिटर्न के साथ 13 साल इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको सिर्फ 9,000 रुपए की SIP करनी है। आप 7,000 की ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अग्रेसिव म्यूचुअल फंड एलोकेशन लेके आप 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप 2,000 रुपए और सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी लोन्स हैं। अगर ये होम लोन नहीं है तो मेरा सजेशन है कि आप ये लोन चुका दीजिए। अगर आपके पास ये होम लोन है तो आपको टैक्स एफिशिएंसी मिलती है, तो आप इनको EMI के थ्रू धीरे धीरे खत्म कीजिए। क्विकली मैं आपको स्कीम्स बताता हूँ। प्लीज SBI कॉन्ट्रा और ICICI ब्लू चिप में आप SIP स्टॉप कर दीजिए। जो आपके पास बाकी के फंड्स हैं वो बहुत अच्छा सेट आपने बनाया है। आपने एसेट एलोकेशन भी अप्लाई किया है, गोल्ड भी ले रहे हैं आप, लार्ज एंड मिड कैप भी ले रहे हैं, फ्लेक्सी कैप के थ्रू आप सेक्टोरल एंड थीमेटिक एक्सपोजर भी ले रहे हैं, और आपने थोड़ी बहुत लिक्विडिटी भी मेंटेन की हुई है लिक्विड फंड के थ्रू, और आप ATC को अवेल करने के लिए आपने ELSS में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आपने कॉम्बिनेशन SIP का ठीक बनाया है, अच्छा बनाया है। उसमें 2 ज्यादा है, वो बंद कर दीजिए। चलिए, आखिरी सवाल, और हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राजकुमार। राजकुमार जी, आपके फंड्स के नाम मेरे पास हैं। 10 फंड्स हैं आपके पास, 40,000 रुपए की आप SIP कर रहे हैं, और कब से कर रहे हैं इन फंड्स में SIP सर? ये लास्ट ईयर अगस्त से। ऑलराइट, अर्नब जी बताएं क्या करना चाहिए? कि इनके गोल के लिए इनको 40,000 की ही SIP करनी है, तो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट जो होना चाहिए वो सही है और ये टारगेट को मीट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो फंड्स है इनके पोर्टफोलियो में, एक तो पहले उसकी संख्या काफी ज्यादा है क्योंकि इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है। तो मेरा सुझाव यही होगा कि 2 फंड्स में वो अपनी SIP बंद करते, जिसमें एक है टाटा मल्टी एसेट का फंड, दूसरा IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड, क्योंकि एक मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है, दूसरा एक वैल्यू फिलोसफी पे बेस्ड है। तो ये सब की जो SIP बंद करेंगे, वो जो 2 फ्लेक्सी कैप है HDFC का, पारंपरिक का, वहां वो डायरेक्ट करते। और तीसरी बात यही है कि एक जो मिड कैप फंड उनके पोर्टफोलियो में, उसमें एक बदलाव करते जो सुंदरम का है, वहां से इन्वेस्टमेंट और SIP बंद कर शिफ्ट करके कोटक का इमर्जिंग इक्विटी करते। अगर ये करते हैं तो फिर वो के गोल जो उन्होंने बताया वो अचीव करना इनके लिए संभव हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ आप दोनों का शो का हिस्सा होने के लिए आज, और दर्शकों को आप लोगों ने सलाह दी उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर, इसके लिए धन्यवाद। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते चलिए जो हमारा WhatsApp नंबर है आपको बता देते हैं, और आपके सवालों का हमें इंतज़ार होता है इस नंबर पर।